हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा में। आज हम हिंदी पेडागोजी की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो जो ये दिया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये मेरी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है या कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा से शिक्षण से संबंधित कोई भी लैंग्वेज, वो इंग्लिश लिटरेचर हो सकती है, तमिल लिटरेचर हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, साइंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो भी हमें टीचिंग करानी है जिस भी भाषा की, तो उसकी जो शिक्षण है उस अगर वो अच्छा सा शिक्षण जो अपना है रिजल्ट दे पाए, यानी कि किन कारकों पे वो टिका है कि उसकी सफलता निश्चित हो पाए। मेरा कहने का मतलब है ये कि हिंदी शिक्षण हो या कोई भी हो, भाषा एक भाषा है, कोई भी हो, कुछ भी हो, उसके शिक्षण के सिद्धांत हमें देखने हैं। तो शिक्षण की सफलता जो है किन बातों पे टिकी हुई है, यानी शिक्षण हमें देना है, सिद्धांत हमें बनाना है, तो शिक्षण की सफलता किन बातों पे टिकी हुई है, तो हम देखते हैं। पहले वो देखते हैं, फिर बाद में हम उसके सिद्धांतों की बात करेंगे। वो है छात्रों की रुचि। पहला है छात्रों की रुचि, यानी कि छात्रों, हम लैंग्वेज जो भी उसको सिखाने जा रहे हैं उसमें छात्रों की रुचि होनी आवश्यक है। दूसरा है छात्रों की योग्यता, उनकी योग्यता भी होनी चाहिए। इसको हम ऐसे समझें कि हम कोई इनपुट दे रहे हैं, यानी कि भाषा शिक्षण उसको सिखाने का लिए हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, लेकिन वैसा आउटपुट भी निकल के आए तो हमें लगेगा कि ये रिज़ल्ट सक्सीड हुआ। तो कैसे? तो उसमें छात्रों की रुचि होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इसको इनपुट दे रहे हैं और छात्र उसको ले ही नहीं रहा है, तो आउटपुट कैसे मिलेगा? तो छात्रों की रुचि, और जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो योग्यता पे, यानी कि प्लस योग्यता, उसकी योग्यता को ध्यान में रख के दे रहे हैं, यानी उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रख के दे रहे हैं, तभी उसको हमें अच्छा आउटपुट मिल सकेगा। और तीसरी है कि जो भी हम विषय उसको पढ़ा रहे हैं उसकी विशिष्टताओं को पढ़ाते हुए चलें। ऐसा ना हो कि हम केवल बेसिक्स पढ़ा दें और उसको कोर लेवल पे ना पढ़ाएं, तो विशिष्टताओं को भी पढ़ाते हुए चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाषा की जो शिक्षा है, यानी भाषा की शिक्षा में भाषा की प्रकृति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि जब भी हम भाषा सिखाएंगे, हम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट सिखा सकते हैं, मीन जैसे भूगोल, हिस्ट्री, इथिक्स, ये सब पढ़ाते टाइम हम इन सब बातों पे तो ध्यान देंगे, यानी कि जब इन सब बातों पे ध्यान देंगे, जो भी थी रुचि, योग्यता, विशिष्टता, तो वो इनफ होगा, इतना इनफ होगा कि हम सिद्धांत देंगे और वो जो ये इसकी शिक्षण की सफलता वो निश्चित हो जाएगी। परंतु हमें भाषा देना, यानी भाषा की, जब भाषा की बात आएगी शिक्षण में, तो भाषा की प्रकृति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि यानी भाषा की प्रकृति का जो मापन है, जो भी उसकी एक मापन दर है निश्चित की गई है, उसके अकॉर्डिंग भाषा को शिक्षण दिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी कि स्वाभाविकता का सिद्धांत है कि जो भाषा है वो थोप के नहीं आएगी। पहली बात तो है कि कोई भी भाषा सिखा रहे हैं बच्चे को, किसी भी भाषा को हमको सिखाना है तो बच्चे को थोप के नहीं सिखाया जा सकता कि उसको हम बिल्कुल रटाएं और वो सीखे। उस पर सबसे पहले तो इसमें आएगा कि बच्चे को स्वाभाविकता ही सीखना पड़ेगा, यानी क्या, उसको बोलना सीखना पड़ेगा, सुनकर सीखना पड़ेगा, यानी वो स्वाभाविक रूप से बोले, सुने, सीखे, यानी क्या होगा, स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण कैसे आएगा? तो वो स्वाभाविक रूप से आएगा। कहते नहीं, बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो चलना सीखता है, तो क्या उसको केवल जब उसकी माता उसको सिखाना स्टार्ट करती हैं तो क्या सिखाती हैं? सबसे पहले ये थोड़े ना सिखा देती हैं, बेटा माँ से मम्मी होता है, माँ से माँ, माँ मम्मी, पा से पिता, पापा पिता, पापा पा एक वर्ड है, माँ एक वर्ड है, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा वहाँ पे? स्वाभाविक ही वो सीखेगा। उसकी माता सिखाएंगी, मैं माँ हूँ, ये तुम्हारे पिता हैं, तो वो माँ और पा वर्ड नहीं सिखाएंगे सबसे पहले, यानी कि वो स्वाभाविक रूप से उन वर्डों को सीखेगा बाद में। फिर दूसरा है प्रयत्न का सिद्धांत, यानी भाषा इतनी जटिल है और इतनी सूक्ष्म, भाषा तो एक तो जटिल है, ऊपर से एक सूक्ष्म विषय भी है, तो इसको स्वाभाविक शक्ति द्वारा तो सीखा ही जा सकता है, परंतु इसमें प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम 10 साल के हो गए हैं और हमें छोटा बड़ा भी नहीं आ रहा है,
तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्वाभाविक रूप से आ जाएगा, यानी कि उसको हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। यानी कि भाषा क्या है, भाषा सिद्धांत में है दूसरा कि प्रयत्न का सिद्धांत, यानी वहाँ पे हमें जो भी अध्ययन है, जो भी भाषा का शिक्षण करा रहे हैं वहाँ पे छात्रों को प्रयत्न भी करना पड़ेगा। तीसरा है लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य का सिद्धांत। यानी क्या, यानी कि पहले जो भी लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य के सिद्धांत में कि हम पहले वर्णमाला बोलना सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम वर्णमाला लिखना सीखेंगे, पहले होगा मौखिक का सिद्धांत। यानी हमें भाषा शिक्षण देना है, यानी किसी टीचर को भाषा सिखानी है तो उसको सबसे पहले वर्णमाला उसको सिखानी पड़ेगी। वो सबसे पहले उसको लेखन का कार्य नहीं कराएंगी। यानी कि किसी भी बच्चे को सिखाना है तो उसकी प्रकृति के आधार पर, यानी पहले मौखिक फिर लिखित कार्य होना चाहिए। फिर चौथा है बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत। ये जो भाषा शिक्षण होगा वो एक पे टिका नहीं होगा कि केवल बोलने से आ जाए या लिखने से आ जाए। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में ये क्लियर कर रखा है कि जो भाषा का जो सिद्धांत थे, मातृभाषा के सिद्धांत, तो उसमें यही आया था कि कोई भी जो कार्य है वो लेखन और मौखिक लिपि और भाषा दोनों का सामंजस्य रूप है। तो हमने ये देख लिया। अब है स्वतंत्रता का सिद्धांत। यानी स्वतंत्रता के सिद्धांत में होगा कि किसी भी बच्चे को भाषा सीखनी है तो वो क्या होगा, उसको स्वतंत्र रूप से सीखना होगा। यानी कि उसको एक जो भी वातावरण हो उस पर थोपा हुआ ना हो, ऐसा ना लगे कि उसको बांध के रखा गया सिखाने के लिए। यानी उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अच्छे से भाषा सीख सके, उसकी रुचि को ध्यान में रखा जाए। जिज्ञासा का अभाव ना हो, जिज्ञासा भी होनी चाहिए। तो यानी कि स्वतंत्रता होगी उसमें तो आसानी से भाषा को सीख सकेगा। फिर छठा है रुचि का सिद्धांत। जैसा हमने सोचा कि किसी भी बच्चे को सिखाने हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें रुचि बालकों में होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने सीखा था शिक्षण की सफलता है उसकी छात्रों की रुचि पर निर्भर करती है। फिर हम सातवां देखेंगे व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ ये है कि हर मनुष्य अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व रखता है। किसी को गुस्सा अधिक आता है, किसी को गुस्सा कम आता है, किसी को जानवरों से प्रेम होता है, किसी को जानवरों से प्रेम नहीं होता है। यानी कि व्यक्तित्व भिन्नता सब पे व्याप्त है। तो भाषा जो है, भाषा सिखाने का क्रम ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्तित्व भिन्नता पर आधारित होना चाहिए। ऐसा ना हो वन साइज फिट फॉर ऑल, ऐसा ना हो। ये हम कैसे समझ सकते हैं, जब गवर्नमेंट जो होती है, हम इसको अपने करंट लेवल पे समझें तो जो गवर्नमेंट होती है यानी कोई भी सरकार होगी तो वो सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले किसी भी राज्य की उन्नति के लिए एक स्कीम बनाती है। माना कि किसानों के लिए स्कीम बनाई उसने, तो उसने क्या किया, किसानों के लिए स्कीम बनाई और फिर कहा कि मैं दूंगा 60%, राज्य देंगे 40%, और ये सब जाएगा किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों की जीवन उन्नति के लिए, किसानों के ऋण माफ़ करने के लिए। तो अब देखा जाए, चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, तो पंजाब अच्छे बड़े राज्य हैं और बिहार बड़ा राज्य है। पर लेकिन वहीं पे हम जाएं मिजोरम चले जाएं, सिक्किम चले जाएं, तो क्या ये इन सब राज्यों पे भी यही स्कीम लागू होनी चाहिए? तो हमें लगता है क्यों भाई, लागू हो जानी चाहिए, ये भी तो राज्य है, सबको राज्य बराबर दर्जा मिला है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ तो यूपी में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और सिक्किम में इतनी जनसंख्या है, तो क्या इनको भी 40% अपना देना पड़ेगा? तब तो देखा जाए गवर्नमेंट का बच जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ यूपी में तो 60% देगी, पर लेकिन जब यहाँ की बात आएगी तो उनके जनता, मिजोरम की जनता के अकॉर्डिंग तो वो कम हो जाएगा। तो वहाँ पे आता है कि वन साइज फिट फॉर ऑल ये नहीं चलेगा, वहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उसी तरह भाषा का सिद्धांत भी यही जोर डालता है कि सभी बच्चों की जो अपनी योग्यताएं हैं, रुचि हैं, प्रवृत्ति है, अभिवृत्ति है, शारीरिक क्षमता है, ये जितनी भी तमाम तरह की उसके अंदर योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, संवेगात्मकता
ये सब बालकों में भिन्न भिन्न होती हैं। इस प्रकार शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि सभी बालक समान नहीं हैं, अर्थात जब कक्षा शिक्षण प्रारंभ हो तो समान समझ के बढ़ाएगा, लेकिन जो भी पिछड़ा है उसको भी आगे ला के पढ़ाना चाहिए। यानी कि सभी को उसकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर ही भाषा कौशल देना चाहिए। अब अगला टॉपिक है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का सिद्धांत क्या है? बाल केंद्रितता का सिद्धांत है जब जो शिक्षा पद्धति उसमें केंद्र में कौन होता है? बालक, यानी कि छात्र या छात्रा, जो भी छात्र या छात्रा। तो वहाँ पे देखा जाता है कि बालक को केंद्र में रखकर अध्यापक टीचिंग कराते हैं। तो बालक को जब केंद्र में रखा जाता है तो क्या देखा जाता है कि ऐसा तो है नहीं कि उसको केंद्र में रखा गया है तो उसको जो भी मन आया उसको पढ़ा रहे हैं। उसमें बालक को भी तो आनंद आना चाहिए, यानी कि जो भी इनपुट आप दे रहे हो, टीचर हो आप इनपुट दे रहे हो, तो बालक का भी तो आउटपुट निकल के आना चाहिए। पता चले आपने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया और बालक से कोई क्वेश्चन पूछा तो बालक अटक गया, तो ये पढ़ाने का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो यानी कि जब भी हम भाषा शिक्षण दें तो बच्चे के स्वभाव को, उसके वातावरण को और उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। यानी भाषा सीखने और सिखाने एवं सीखने में बालक के स्वभाव, वातावरण और योग्यता का ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जब बालक को हम भाषा संबंधी सिद्धांत सिखा रहे हैं, यानी भाषा सिखा रहे हैं, हिंदी भाषा सिखा रहे हैं, तो देखना चाहिए उसकी क्षेत्रीय लैंग्वेज कैसी है, उसकी भाषा में उसका मोहल्ला भी आता है, उसका समाज भी आता है, उसका परिवार भी आता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर बालक को उसकी अभिरुचि बढ़ानी चाहिए सीखने के क्रम में। तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है प्रारंभिक अवस्था का महत्व। प्रारंभिक अवस्था का महत्व से क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी कि बाल अवस्था। बाल अवस्था में बालक जो होता है बहुत नए नए शब्द सीखता है, नए नए शब्दों के प्रति जिज्ञासा होती है कि अरे इसका मतलब क्या है। आपने कभी गौर किया होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि अरे ये क्या है, वो क्या है, वो कुछ भी चीज़ उठा लेंगे, पूछेंगे ये क्या है, ये पेन है तो ये ब्लैक पेन भी है, ये ब्लू पेन भी है, अलग अलग पेन क्यों होते हैं। तो मतलब वो बहुत सारे उत्सुक होते हैं, यानी जिज्ञासु बुद्धि के होते हैं। फिर जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसमें एरोगेंस आने लगता है, वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करने लगता है। पर लेकिन देखा जाए तो उसकी जो भाषा होती है, भाषा में उसकी जो पहले जो मंद भाषा चलती है वो धीरे 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 सक्रिय होते होते भाषा जो है एक उसकी कंठ प्रभावित होने लगती है। यानी कि क्या हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जिज्ञासु बालक हर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। तो यानी उसके जो शब्द होंगे वो छोटे लेवल के होंगे, यानी अभी उसके डीपली लेवल के नहीं होंगे। वो कुछ शब्दों को बोलने में हिचकिचाएगा, कुछ शब्दों को बोलेगा तो उनकी जो आवाज़ होगी वो मंद होगी, पर लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो वही शब्द उसके कंठ से तुरंत प्रभावित होंगे, तुरंत वो चीज़ों को देख के समझ जाएगा कि ये क्या है। तो यानी प्रारंभिक अवस्था का बहुत महत्व है, यानी प्रारंभिक अवस्था में बालकों को भाषा के प्रति उत्साहित करना चाहिए, यानी सीखने के प्रति उत्साहित करना चाहिए, ताकि वो जब बड़े हों तो वो कंठ प्रभावित भाषा का उपयोग कर सकें। और प्रारंभिक अवस्था में तो बालक बहुत जो भी मन होता है बोल देते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं बालक सोच समझ के बोलते हैं। यानी कि ये जब ऐसे बोल रहे हैं छोटे बच्चे तो क्या होगा, यानी कि उनमें जो हिचकिचाहट होगी वो चली जाएगी प्रारंभिक अवस्था में। तो बड़े बड़े होते होते उनमें सोच समझ के बोलने की आदत और अच्छी होती चली जाएगी। अब है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये है कि बालकों में जब वो कक्षा में बालक जब भाषा अधिगम कर रहे हों तो उनकी क्रियाशीलता होनी चाहिए, यानी वो निष्क्रिय ना हो। अपने क्लास में बालक जो हैं वो निष्क्रिय नहीं होने चाहिए, वो अपनी उत्तेजित अवस्था में है ना, यानी कि निष्क्रिय ना हो, सक्रिय होने चाहिए। शिक्षक ऐसा ना हो कि शिक्षक ही पढ़ाता चला जा रहा है और बालक उबाऊ मन से ऊब रहा है, तो यानी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए। बालक को भी शिक्षा के प्रति सक्रिय होना चाहिए। यानी एक शिक्षक का कार्य है कि भाषा शिक्षण सिद्धांत में क्रियाशीलता का सिद्धांत लाए, ताकि बच्चे को और आनंदित और करके वो पढ़ाए। चयन का सिद्धांत है। चयन का सिद्धांत कहता है कि जो भाषा शिक्षण है उसके अनेक उद्देश्य हैं। उद्देश्य के आधार पर क्या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना हो सकता है, अपने व्यवहार में, और कहीं काम करने जाना है इसलिए भी हमें
देखो पहला तो हो सकता है वातावरण के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन। कहते नहीं, एक अच्छी लैंग्वेज आती है, एक मानक लैंग्वेज आती है तो सब लोग उससे आकर्षित होते हैं। और दूसरा होता है कि हमें पलायन करके कहीं जाना है तो हमें एक लैंग्वेज सीखनी है, यानी भाषा सीखनी है। तो कोई भी उद्देश्य होगा तो उस उद्देश्य के आधार पर जब शिक्षण कराया जाएगा तो उस शिक्षण का आउटपुट अच्छा निकल के आएगा। यानी कि एक चयन कर लेना चाहिए, यानी उद्देश्यों का चयन होना चाहिए। फिर 12वां है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत ये है कि हम जब किसी चीज़ का अनुकरण करते हैं तो उसमें हम एक निपुण हो जाते हैं, यानी उस चीज़ में हमें कला अर्जित हो जाती है, यानी उस चीज़ को कौशल अर्जित कर लेते हैं। यानी कि जब शिशु जो बच्चा होता है वो अनुकरणशील होता है। हमें पता है जब बच्चा होता है कि बाल अवस्था में होता है तो वो अपनी मम्मी को देख के मिरर के सामने उसी तरह ड्रेसिंग करता है, और पापा को देख के ऑफिस जाते टाइम वो उसी तरह की एक्टिंग करता है। तो क्या होता है, बच्चा बहुत अनुकरणशील होता है, यानी कि वो हर चीज़ का अनुकरण करता है। पर धीरे धीरे ये प्रवृत्ति किशोरावस्था तक घटती चली है। तो किशोरावस्था में थोड़ा होता है पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा शर्माने की प्रवृत्ति आने लगती है, यानी उसके संवेग प्रबल होने लगते हैं। तो इस प्रकार जब उच्चारण वर्णों का जो बालक की जो सीखने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि जो शब्द बोलने का जो शब्दों का अनुकरण करने का छात्रों को जो अवसर मिला, बच्चों को जो अवसर मिला होता है वो कहाँ पे ज़्यादा सक्रिय होता है, वो बाल अवस्था में ही सक्रिय होता है। वो धीरे धीरे किशोर अवस्था में आके कम हो जाता है। पर लेकिन अगर वही बाल अवस्था वाली अनुकरण की प्रक्रिया सक्रिय रखी जाए तो किशोर अवस्था में बालक और अच्छा भाषा प्रयोग कर पाएगा। अब है 13 अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक का एक इस पे वाक्य है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। यानी भाषा एक स्किल है और इसका विकास हमें करना है तो हमें रोज़ का रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने के बाद धीरे 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 हम उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, और एक्सपर्ट होने के बाद हमें वो बिल्कुल हम उसमें रच बस जाते हैं। तो अभ्यास का सिद्धांत हम अपना सकते हैं। और स्वयं शोधन का सिद्धांत ये है कि हम जब अपनी भाषा यूज़ करें, यानी कि ध्वनि, शब्द, वाक्य, तो त्रुटियों को बालक स्वयं संशोधित कर ले। यानी कि जब हम उसको यूज़ करें तो धीरे धीरे उन त्रुटियों को अपने आप से स्वयं संशोधित करते जाएं। अब मैं इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण दूँगी। एक क्षेत्रीय लैंग्वेज जो होती है, जैसे कहीं कहीं क्षेत्रीय लैंग्वेज में मूली वर्ड एक मानक भाषा का वर्ड है, कहीं कहीं मूली को मोरी बोला जाता है। तो जब वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे कि नहीं मोरी एक गलत वर्ड है और मूली एक सही वर्ड है, तो वो क्या करेंगे, उसमें मूल रूप से सुधार कर लेंगे। हाँ, ये तो हमने बड़े लेवल की बात कर ली जब बच्चा समझदार होगा। पर लेकिन अगर बचपन की बात करें तो जो तोतली भाषा होती है, तो कभी कभी रोटी को बच्चे क्या बोलते हैं, लोटी, लोटी मम्मी दीजिए, और राम को बोल देंगे लाम। तो ये वर्ड क्या है, ये वर्ड स्वयं संशोधन करने वाले होते हैं। वो रा को ला यूज़ करते हैं, धीरे धीरे वो इस पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत क्या है कि जब हमें भाषा शिक्षण कराया जाए तो उसमें शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि जो भी भाषा को प्रयोग करना सिखा रहा है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी के जो शब्द हैं वो इतिहास में कैसे हैं, भूगोल में कैसे हैं, यानी कि अन्य बहुत सारे स्रोतों के आधार पर सिखाना चाहिए। बहुमुखी होना चाहिए, यानी भाषा का प्रयोग बहुमुखी होना चाहिए, तभी एक शुद्ध भाषा के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। तो बहुमुखी का सिद्धांत बहुत ईजी है। तो इस प्रकार हमने सभी सिद्धांतों को समझ लिया है। अब ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये भाषा शिक्षण के हमारे कुल 15 सिद्धांत थे। ये देखिए, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। ये लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य का सिद्धांत, बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, प्रारंभिक अवस्था का महत्व, क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास के सिद्धांत में हमें पता होना चाहिए कि हमें इसमें
ये जो है कोड करके ज़रूर से ज़रूर आना है थॉर्नडाइक वाला। थॉर्नडाइक के अनुसार ये वाला थॉर्नडाइक की थ्योरी जब यूज़ करेंगे तो इसमें हमें अच्छे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। स्वयं संशोधन का सिद्धांत, ये हमने यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल भी कोड किया है। ये वाला राम को वो लाम कहते हैं, मूली को मूली कहता है, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। वैसे तो इसमें एग्जाम्पल नहीं था। और बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा उच्चारण। तो अभी हम उच्चारण देखेंगे बाद में। थैंक यू वेरी मच।